नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल साइंस ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में अध्याय प्रथम को हम लोगों ने विस्तारपूर्वक अध्ययन अध्ययन किया। अब अध्याय टू का आज से हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं अध्याय 2 आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फर्स्ट अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि लोग आखेट संग्रह कैसे करते थे। आखिर संग्रह करके लोग भोजन करते थे। तो सेकेंड अध्याय में आगे बढ़ते हैं कि लोग आखिर संग्रह से लोग भोजन उत्पादन या भोजन बनाने पर कैसे लोग आए, इसका विकास कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। एक तुषार लड़का है, उसकी कहानी के थ्रू इस अध्याय को प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं कि तुषार क्या है कि अब एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस जो इसके कुछ दशक बाद हुई। तुषार सोचने लगा कि पास जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता या करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। तो तुषार क्या है कि अब रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा था और उसने देखा कि सब पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं तेजी से, रेलगाड़ी आगे चले जाए। तो उसके मन में तो उसके चाचा ने कहा कि बस तो वो रेलगाड़ी तो 150 साल पहले से ही शुरू हुई थी, और बस तो उसके कुछ दशक बाद। तो वो सोचने लगा कि 150 साल पहले के लोग कैसे यात्रा करते थे, या अगर उनको यहाँ से वहाँ और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता होगा तो कैसे यात्राएं को करते थे, संपन्न करते। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आरंभिक मानव और आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव इधर-उधर क्यों घूमते, इसकी कहानी हम लोग सुन देखते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल, यानी उन मानवों के बारे में जानेंगे जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से, जो लोग 20 लाख साल पहले रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? आखेट संग्राहक के नाम से जाना जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। और आखेट खाद्य खाद्य संग्राहक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये भोजन का इंतजाम का आखेट करते थे, शिकार करते थे। खाद्य संग्राहक यानी कि खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करते थे। कभी जंगल में कंदमूल से, कभी जड़ें, कभी उसके फल को इकट्ठा करते थे, शिकार करते, इसलिए उसका नाम आखेट संग्राहक हो गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पत्ती, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। ये खाने में या तो शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल खाते थे, दाने खाते थे, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा करते थे, इसलिए कहा गया उन्हें आखेट संग्राहक। आखेट आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो एक जगह अस्थायी रूप से रहते नहीं थे। वे क्या करते थे कि विचरण करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उनके विचरण करने का कई कारण हैं जो हम लोग आगे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे।
इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण यह था कि ये जिस जगह पे रहते थे, तो वहाँ के जैसे जो भी शिकारी पशु है, पक्षी है या फल-फूल है, सब चीज़ हर चीज़ को खा कर के समाप्त कर देते थे और समाप्त करने के बाद फिर उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी, तो भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए हम इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे-पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण यह है कि पहले के लोग शिकार करते थे और जानवर क्या करते थे कि जानवर अपने चारा के लिए, मवेशी अपने चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और इन जानवरों का शिकार करने के लिए पहले के मनुष्य उनके पीछे-पीछे एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करते थे। तो दूसरा कारण ये भी है। तीसरा कारण तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। तीसरा कारण है कि कभी गर्मी है तो गर्मी में फल-फूल अलग आएँगे, ठंड आ गई तो ठंड में फल-फूल अलग आएँगे, बरसात है तो बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में फल-फूल पेड़-पौधे में अलग आएँ, इसलिए वे मौसम के हिसाब से भी चेंज कर देते थे, घूमते रहते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई दिनों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था। तो तीसरा कारण है कि पानी की तलाश में इधर चले जाया करते थे। तो हम लोगों ने कारणों को देखा कि पहले के लोग एक स्थान पे अस्थायी रूप से क्यों नहीं रहते हैं? इसके 4 कारण एनसीईआरटी में बताया गया है, जो आप देख चुके। आगे बढ़ते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पहले के लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इसके बारे में। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। पुरातत्वविद के बारे में मैंने बताया, पुरातत्वविद वे होते हैं जो पुराने स्रोत को इकट्ठा करते हैं। उनके पुराने समय के बारे में जानने के लिए। तो पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुओं या औज़ारों को उन्हें मिला है कि जिनका उपयोग पहले के लोग आखिर संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औज़ार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औज़ार आज भी बचे हैं। पहले के लोग काम करने के लिए पत्थर के औज़ार, लकड़ी के औज़ार, हड्डियों के औज़ार बनाते थे। जो आज क्या है, आज भी कुछ पत्थर के औज़ार भी बचे हैं। लकड़ी और हड्डियों के औज़ार तो खत्म हो गए हैं। इनमें से कुछ औज़ारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औज़ारों का प्रयोग ये क्या क्यों किया जाता था? फल-फूल को काटने के लिए, फल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, पेड़ काटने के लिए, हड्डियाँ तो काटने के लिए और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए थे। कुछ हथियार ऐसे मिले हैं जिनके मुट्ठे हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाए हुए भाले हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ औजार ऐसे मिले हैं जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती थीं और उन लकड़ियों का प्रयोग किसमें किया जाता था? ईंधन के रूप में किया जाता था या झोपड़ी बनाने के लिए किया जाता था, औजार बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ और लकड़ी के पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है और दाएँ क्या है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, ये रहा। ये क्या है? जानवरों के खाल बने हुए होते हैं। खाल को बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है इसका और ये क्या होता है कि पेड़ों की जड़ों है। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें।
और लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आर्किड संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब मानचित्र 2 में देखते हैं लाल त्रिकोण। ये माँ भीमबेटका, उसकी कुरनुल गुफाएं, यहाँ लोग रहा करते थे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किड खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मानचित्र में 2-3 बताया गया है, जबकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। इसमें सिर्फ भीमबेटका को बताया गया है। यहाँ लोग निवास करते हैं, हुंसगी को और कुरनुल गुफाएं को। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका स्थित है आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरावस्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। कंदरा में क्या होता है? गुफा में गुफा होता है, कंदरा में भी गुफा टाइप का ही होता है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या ये क्या जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, लोग इसमें रहते थे कि बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से राहत के लिए। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा नदी के पास में स्थित हैं। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। लोग ऐसी जगह भी ढूंढते थे जहां पे पत्थर उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला इनमें से हमें इसमें इनमें इनसे हमें क्या पता चलता है? तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र बने हैं। जैसे मान लीजिए भीमबेटका की गुफाएं में रहे तो वहाँ चित्र भी बने मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इन्हीं आधारों में पता चलता है कि लोग इस गुफा में रहते थे। इस यही है भीमबेटका, शायद भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की पहाड़ियां हैं, गुफा भी है। अब आता है एक वर्ड पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं को के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल में से होता है पुराना स्थल, और जहाँ से औजार मिला है, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और लोग ऐसे औजार मिले हैं जिससे लोग उपयोग में अपने दैनिक उपयोग में लाते थे, और बाद में भी उन्हें बड़ी वहीं छोड़ के चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ना है। सिर्फ पुरास्थल वर्ड ये इसके बारे में जानना था कि वहाँ पे जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें मिली हैं जिनका उपयोग आखिर संग्राहक लोग अपने दैनिक जीवन में करते थे, और बाद में वे वहीं पे छोड़ के चले गए। अब या तो ये जमीन के ऊपर हैं, अंदर हैं, कभी कोई समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। अब आते हैं आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो। अभी हम लोग कुरनुल गुफाएं देखे देखे थे, फिर से देख लेते हैं। यहाँ क्या है? कुरनुल की गुफाएं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख इंपॉर्टेंट है। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनुल की गुफाओं में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आग का आविष्कार लोग इस आग का उपयोग इसलिए करते होंगे कि पहले तो प्रकाश के लिए, दूसरे मांस को पकाने के लिए, या फिर रात में गुफा के दरवाजे पे आग को जलाने के लिए, जिससे वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें। अब आते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। आरंभिक काल को क्या? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों पूरा यानी क्या होता है? पूरा में से प्राचीन और पाषाण में से होता है पत्थर।
यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या होगा? पूरा मिस्र प्राचीन होता है और पाषाण मिस्र पत्थर होता है। और यह नाम किससे पता चला? पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बतलाता था कि प्राचीन काल में लोग पत्थरों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक माना जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। अब पूरा पाषाण काल हो गया। अब इस काल के भी 3 पार्ट हैं: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मानव के बारे में जो हम लोग भी पढ़ते हैं प्राचीन काल में, सारी घटनाएं पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की कहानी घटित है। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक था। पूरा पाषाण काल का कितना था? 20 लाख साल वर्ष लेकर के 12,000। मध्य पाषाण काल का 12,000 से लेकर के 10,000। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इस मध्य पाषाण युग में क्या था कि हथियार बहुत छोटे थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता था इन्हें। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिये और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हंसिये और आरी महत्वपूर्ण है, इसमें मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए गए हैं। पूरा पाषाण के औजार भी पाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। उन्हें नव पाषाण युग कहा जाता था। नव पाषाण युग का मतलब होता होगा क्या होता होगा, पूछ रहा है। नव पाषाण युग का तो पूरा पाषाण युग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के और 12,000। मध्य पाषाण युग 12,000 से लेकर के 10,000 और नव पाषाण युग 10,000 से लेकर के अभी तक। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम इनके अनेक। अच्छा, तो हम लोगों ने आज 3 युगों के बारे में पढ़ा: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। और हम लोगों ने पढ़ा कि आरंभिक लोग क्यों यात्रा करते थे, कहाँ रहते थे, आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो इस अध्याय में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोशल साइंस ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।